Hello, my dear educators. So, I hope everyone is doing well and enjoying the summer break and also preparing for the bridge course. So, as I'm here with course 2, जैसा कि मैं आपके पास कोर्स 2 के सारे लेसन्स का वीडियो बना करके ला रही हूँ, जो कि है करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग मेथड्स. सो उसी कोर्स 2 में आज मैं लेसन 3 यानी कि पार्ट 3, जिसका नाम है डिजाइन क्रिएटिव एंड चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि हमें एक रचनात्मक और बच्चों के अनुकूल सीखने का माहौल तैयार करना है. सो लेट्स सी कि इस पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है. उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सीखने का वातावरण क्या है. सीखने के वातावरण में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल स्पेस, ये सारी ही चीजें आ जाती हैं. यानी कि सीखने का वातावरण वह स्थान है जहां पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां मिलकर अधिगम को सुगम बनाती हैं, यानी अधिगम अच्छे से हो पाता है. तो ये चारों चीजें वहां पर होनी चाहिए. यानी कि फिजिकल स्पेस से हमारा अर्थ है कि अच्छी पढ़ने की जगह, फर्नीचर, लाइट. साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी कि मनोवैज्ञानिक सेफ्टी से हम कहेंगे इमोशनल सेफ्टी, जहां पे बच्चा सेफ फील करता हो. और आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, जहां पर बच्चा टीचर से, बच्चे के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी रिलेशनशिप हो. बच्चा वहां पर एक अलग थलग सा फील ना कर रहा हो, इंक्लूसिव फील कर रहा हो. भले ही उसकी भाषा चाहे जो भी हो, भले ही शारीरिक भेदभाव हो, किसी भी तरीके के भेदभाव को अगर वो महसूस नहीं कर रहा है, तो ये सोशल एंड कल्चरल अच्छा एनवायरनमेंट हम उनको दे रहे हैं. उसके बाद होता है पेडागोजिकल डिजाइन, जिसमें कि हम बच्चों के अनुकूल अपना टीचिंग मेथड डिसाइड करते हैं. बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा, उसके अनुसार, बच्चों के नीड्स के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम अपने टीचिंग मेथड, एक्टिविटी को हम प्लान करते हैं, ताकि हम लेसन को उनको अच्छी तरीके से समझा सकें. सो लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है. और इट हैपन्स जब लर्नर जो है वो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट से और कंस्ट्रक्ट करता है पर्सनल मीनिंग, यानी कि लर्निंग की मीनिंग को सार्थक बनाता है, अधिगम को सुगम बनाता है. फिर हम समझेंगे कि चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि बाल मैत्रीपूर्ण सीखने का वातावरण. सबसे पहला, मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी ये डिस्कस किया था कि सबसे पहली चीज है कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में सेफ फील करे, सुरक्षित फील करे और वेलकमिंग फील करे, उसको स्कूल आना अच्छा लगे. उसके बाद होता है क्यूरियोसिटी एंड अराउजल, यानी कि ऐसी जगह हम उसको, ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें उसकी जिज्ञासा को जगाएं. जैसे कि एनपी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है, तो हमें इसीलिए उसको क्यूरियस बनाना है, क्रिएटिव बनाना है और उसकी जिज्ञासा को जगाना है. फिर आता है बिलोंगिंग, यानी कि वो अपनापन महसूस करे, भले ही कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव हो, हम उस भेदभाव के ऊपर उसको अपना माने. तो अगर वो अपनापन वहाँ महसूस कर रहा है तो वो सेफ महसूस करेगा. उसके बाद आता है होलिस्टिक ग्रोथ. अगेन ये वर्ड पूरे एनईपी में कई बार यूज किया गया है, जिसको हम कहेंगे सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, यानी कि ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यानी कि ना ही केवल हमको बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, यानी कि सिर्फ हमें उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट करना है, बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट करना है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है. यानी कि एक बच्चे को हमें हर तरीके से फ्यूचर रेडी बनाना है, भविष्य के लिए तैयार करना है. उसके बाद आता है फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, भौतिक अधिगम
वातावरण, यानी कि क्या क्या चीजें एक क्लासरूम में या जहाँ पे भी हम अधिगम कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, अच्छी रोशनी होगी, अच्छा वहाँ पे वायु संचार होगा, तो बच्चे वहाँ कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसीलिए जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नॉर्थ में स्पेशली समर ब्रेक दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी में वातानुकूलित नहीं हो पाएगा हर क्लासरूम, इसलिए बच्चों को छुट्टी दी जाती है। क्योंकि अगर वो गर्मी से ही परेशान रहेंगे तो उनका सारा फोकस तो उसी पे रहेगा, पढ़ने पे नहीं रहेगा। इसलिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना है जहाँ पर बच्चे को प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर ऐसा फेवरेबल कंडीशन मिले जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। चाइल्ड साइज, सेफ फर्नीचर विद राउंडेड एजेस। हम यहाँ पर प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि जो फर्नीचर है वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चों के एज के हिसाब से हो। हम बड़ी बेंचेस नहीं लगा सकते, तो बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग हमें चेयर बेंच लगानी है। प्लस वो चेयर और बेंच में शार्प एजेस ना हो, कोने शार्प ना हो। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस टेबल पे शार्प एज है, बट अगर आप यहाँ देखें तो इस चेयर में भी शार्प एज नहीं है, राउंड है, और इस टेबल में भी राउंड है। अगला आता है फ्लेक्सिबल स्पेसेस फॉर ग्रुप वर्क, प्ले एंड इंडिविजुअल टास्क। यानी कि हम क्लासरूम की सेटिंग को अपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ग्रुप वर्क के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, एक फिक्स सिटिंग ना दे करके। यानी कि अगर हम क्लास का सेटअप जो है वो लचीला रखें, फ्लेक्सिबल रखें, कि बच्चे भी रोज जब क्लास में आए तो उनको भी लगे कि अच्छा आज इस तरीके की सेटिंग है, तो आज क्लास में कौन सी एक्टिविटी या क्या होने वाला है। अगला है कलरफुल इनवाइटिंग वॉल डिस्प्लेस, यानी कि रंगीन आकर्षक दीवारें। जब तक हमारा क्लासरूम कलरफुल रहेगा तभी बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, तभी बच्चे देखेंगे, फैसिनेट होंगे सारे कलर्स को देख करके, क्योंकि छोटे बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, उनको बहुत पसंद होती हैं। इस वजह से हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो दीवारें हैं वो कलरफुल हों। मगर कलरफुल का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लगा दें, ऐसी चीज़ें जो उनको पढ़ाने में मदद करें, जो हमारे शिक्षण और अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें हमें हेल्प करें, हमें ऐसे चित्रों का यूज़ करना है। अगला है लो नॉइज एंड एकॉस्टिक कंफर्ट, यानी कि हमें ऐसा वातावरण देना है कि ऐसा नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन के पास या ऐसी किसी जगह के पास हम स्कूल बनाए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जहाँ पर अधिगम कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है जिससे कि बच्चों का ध्यान भटकेगा। तो हमें ऐसी वो हर चीज़ें हटानी है जिससे कि बच्चों का ध्यान भटके। और कोविड ने ये साबित किया है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम क्लासरूम के वातावरण का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। भौतिक वातावरण बहुत ज़रूरी है। और ऑल्दो हम बहुत अच्छी तरीके से क्लास ऑनलाइन कंडक्ट करने की कोशिश हमने की थी पूरे कोविड में, मगर फिर भी जो भौतिक तरीके से हम क्लासरूम में पढ़ाई करा पाते हैं उसको हम सभी ने बहुत मिस किया है। सो ये कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें एक प्रॉपर क्लासरूम चाहिए हमारे शिक्षण अधिगम को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है आउटडोर लर्निंग एनवायरनमेंट। जिस तरीके से क्लासरूम का एनवायरनमेंट ज़रूरी है, उसी तरीके से बाहर की एक्टिविटीज़ के लिए बाहर का भी वातावरण बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो ना ही सिर्फ संज्ञानात्मक विकास बल्कि हर तरीके के विकास को करने के लिए हमें वातावरण अनुकूल चाहिए। यानी कि अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारे ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर्स स्किल्स को जो हमें डेवलप करना है उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर फील्ड चाहिए। नेचर से कनेक्टिविटी करने के लिए हमें स्कूल में हर्बल गार्डन्स, ट्रीज या ओपन स्पेसेस चाहिए। हमें बच्चों को सेंसिटाइज करना है कि नेचर भी कितना ज़रूरी है, और हर्बल गार्डन या ट्री होने से बच्चे उनके नाम, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम आएंगे सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी कि सामाजिक विकास में। यानी कि बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो टीम स्पिरिट सीखते हैं, तो और एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं। और अगर खेल रहे हैं आउटडोर गेम तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो कि स्क्रीन टाइम है वो भी कम होगा। तो हमें बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए जिससे कि उनका
सोशल इमोशनल ग्रोथ भी हो, फिजिकल ग्रोथ भी हो। तो इसलिए बाहर का वातावरण भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रिस्क फ्री होना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को चोट लगने की संभावना कम से कम हो। मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, यानी कि खेलने के लिए भी जगह होनी चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए, थोड़ा कलरफुल भी होना चाहिए, झूले भी होने चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें, ग्रीन स्पेसेस यानी कि गार्डन जो मैंने अभी आपको बताया ही हुआ है, और उसका जो बाउंड्री है वो क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी स्ट्रे एनिमल यानी कि जो ऐसे ही सड़क पे घूमते रहते हैं, ऐसा कोई भी जानवर स्कूल के प्रेमाइसेस में, स्कूल के अंदर ना आ सके। अगर मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बाहरी वातावरण सुरक्षित, बहुउद्देशीय और हरा भरा होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा बाहर का एनवायरनमेंट। उसके बाद आते हैं हम मनोवैज्ञानिक अधिगम वातावरण, यानी कि क्लास के अंदर हम किस तरीके का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि बचपन के अनुभव जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। उनका जो छोटा छोटा एक्सपीरियंस है, अगर टीचर ने मान लीजिए डांट दिया तो वो उसे लाइफ लॉन्ग, पूरी उम्र भर याद रखते हैं कि अब मुझे इस चीज़ के लिए डांट पड़ी थी। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनका दिल बहुत ही कोमल होता है और वो कोई भी चीज़ दिल पे ले लेते हैं और फिर वो उनकी पूरी ज़िंदगी पे उस चीज़ का असर रहता है। अगर आप बहुत बच्चा क्रिटिसिज्म में जी रहा है कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तो फिर वो बच्चा उसी तरीके का हो जाता है। इसलिए हमेशा एक अच्छा शिक्षक वो है जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे। बच्चा भले ही मान लीजिए कि नहीं कर पा रहा है, सारे बच्चों का लर्निंग पेस सेम नहीं होता है, सारे बच्चे उसी समय पर नहीं सीख जाते हैं। हर बच्चा यूनिक है, ये एनपी कह रहा है हर बच्चा यूनिक है। तो हमें उसकी यूनिकनेस को समझना है और उसको उसके लेवल पे जा कर के चीज़ों को समझाना है और हमेशा उसको मोटिवेट करना है कि वो अच्छा कर सकता है। क्या पता वो लाइफ में किस मोड़ पर एक अच्छा टर्न ले और वो एक अच्छा इंसान बन जाए, या अधिगम करने लगे, या किसी सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट आ जाए, उसका डेवलप हो जाए। तो ये एक टीचर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी देश का भविष्य सुधारना है तो हमें उसके शिक्षक या शिक्षण शैली जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होती है ताकि बच्चे अच्छे आए फ्यूचर में, राइट। इसीलिए उसका एजुकेशन सिस्टम बदला जाता है, यानी कि जब हमने देखा कि हमारे यहाँ फ्यूचर रेडीनेस नहीं है या बच्चों को और सुधार की ज़रूरत है, तो हम एक नया एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए और उसमें जो हमने कीवर्ड्स कहे हैं, जैसे कि बच्चों को क्रिएटिव होना है, बच्चों को हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि बच्चे अच्छे से ज़्यादा अधिगम कर पाएँ और उनमें हमेशा सुधार का स्कोप हो। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी अधिगम शैली में, अपनी शिक्षण शैली में बदलाव लाना है ताकि बच्चों को उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो हमें कभी भी बच्चों की आलोचना, क्रिटिसाइज नहीं करना है, व्यवहार की आलोचना करें, व्यक्ति की नहीं। यानी कि अगर व्यवहार गलत है तो उसको बच्चों को समझाएं कि आपका ये व्यवहार गलत था। व्यक्ति गलत नहीं होता है, परिस्थितियां गलत होती हैं। हमें उनको एनकरेज करना है कि ओनरशिप एंड गोल सेटिंग क्या है। छात्रों को स्वामित्व दें, यानी कि वो खुद से अपना गोल सेट करें और खुद से ओनरशिप लें कि हमें ये करना है, हमें प्लानिंग करनी है कि मुझे इस बार एग्जाम में, अब मैं इस बार 70 लाया था तो इस बार मुझे 80 लाना है या 90 लाना है। तो वो खुद के गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए खुद एक समय सारणी बनाएं और उसके द्वारा वो अपने गोल को अचीव करें, प्लानिंग करें। समय सारणी मैंने यहाँ पे कह दिया है कि अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड है, बट अगर उनको कोई और चीज़ अचीव करनी है या मान लीजिए गेम्स में करना है, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ अगर उनको अचीव करनी है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाएं और उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। फिर आता है रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड पॉजिटिव बिहेवियर। हमें हमेशा अच्छे व्यवहार को एक्नॉलेज करना है, उसको सराहना है, चाहे वो छोटा ही बिहेवियर क्यों ना हो, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और वो आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर आता है हमारा सोशल एंड कल्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। हम उनको ऐसा वातावरण कैसे देंगे। सो यहाँ पर दो महान
लोगों ने, जिनका नाम है विगोत्स्की एंड ब्रॉनफेनब्रेनर, इन लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। और ब्रॉनफेनब्रेनर ने कहा है कि परिवार से समाज तक हर स्तर पर बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित करता है। यानी कि हम हर स्तर पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, समाज में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ट्रस्ट एंड एम्पैथी, यानी कि किसी पे विश्वास करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान चाहे जैसा हो हम उसको हर तरीके से अपनाएं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी तरीके का फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन हो, स्पेशल चाइल्ड हो। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि खुद ये चीज़, जैसे कि बच्चों को अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये स्कूल मेरा है। जब उनके अंदर ये भावना होगी तो तभी वो स्कूल के लिए कुछ कर पाएंगे और स्कूल को अपना समझते हुए वहाँ रहेंगे। जेंडर सेंसिटिविटी, इक्वल टास्क टू ऑल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना है। फैमिली एंड कम्युनिटी, ग्रैंड पेरेंट्स डे, कल्चरल फेस्ट, तो इस तरीके से वो कल्चर और फैमिली का भी महत्व जानेंगे। फिर आता है माइंडफुल प्रैक्टिसेस, यानी कि ब्रीदिंग, डीप लिसनिंग, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि बच्चों का मेंटल स्ट्रेस कम होता है और उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आता है कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि अगर हम कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो बच्चे आपस में किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे, किस तरीके से आपस में कोलैबोरेट करके कोई काम करेंगे, वो वहाँ पे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन दोनों सीखेंगे। फिर अगला आता है कल्चरल सेलिब्रेशन, यानी कि जितने भी तीज और त्यौहार है उनका महत्व बच्चों को बताना और उनको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है वो बताना। तो ये चीज़ें बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में अवेयर करती हैं, उनको जागरूक करती हैं। हमें हमेशा डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी विविधता को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, एक विविध देश है जिसमें नाना प्रकार की कई प्रकार के कल्चर ट्रेडिशन को लोग फॉलो करते हैं। तो बच्चों को ये ना लगे कि अरे हमारे यहाँ तो ये नहीं होता तो हमें नहीं पता, नहीं, बच्चों को हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए, तभी देश विविधता के साथ भी एक होगा। जब बच्चे के अंदर ये फीलिंग होगी कि हमारा देश विविध है मगर फिर भी हम सब एक हैं, अंत में हम सब एक हैं। उसके बाद आता है पेडागोजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि शैक्षण अधिगम वातावरण। सबसे पहला जो हमें आज एनईपी में बार बार बोला जा रहा है वो है लर्नर सेंटर। अब टीचर सेंट्रिक स्टडी से अब आ गया है अधिगम कर्ता केंद्रित। हमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है, ठीक है। दूसरा आता है एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी सक्रिय और निर्माणात्मक अधिगम, यानी कि बच्चे खुद अपना नॉलेज बिल्ड करेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू। यहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे खुद करके सीखें। फिर आता है प्ले एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसमें बच्चा खेल खेल में सीखे, प्रोजेक्ट बना करके सीखे, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो इंक्वायरी करेगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उससे रिलेट करेगा। इसीलिए तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है खेल व जिज्ञासा आधारित। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है होलिस्टिक असेसमेंट, यानी कि बच्चों को हर तरीके से असेस करना, हर तरीके से उनका मूल्यांकन करना, जिसमें हम पोर्टफोलियो, रूब्रिक, प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में भी बात करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षाओं के बारे में। पोर्टफोलियो वो है कि जो हर एक्टिविटी वो क्लास में कर रहे हैं उन हर एक्टिविटी को इकट्ठा एक फोल्डर में रखना, वो पोर्टफोलियो में आ जाएगा। रूब्रिक यानी कि हम कुछ पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी में बच्चे के लिए हम, मान लीजिए अगर हम मैथ्स की कोई एक्टिविटी दे रहे हैं तो हमने दिया पैर करके गिनना, तो बच्चों को गिनना आ रहा है कि नहीं, ये एक रूब्रिक हो गई, काउंट करना आ रहा है कि नहीं, पैर करना आ रहा है कि नहीं, तो हम उनको रूब्रिक के अनुसार उनको हम असेस कर रहे हैं, उनका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में वो किस तरीके से क्रिएटिव है, यानी कि जो हमारा रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको हम किस तरीके से पूर्णता फॉलो कर रहे हैं, या उसके हर चीज को हम कैसे कवर कर रहे हैं, जो कि है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे के पास नॉलेज है, वो कितना रट के आ रहा है,
यानी कि उसने कितनी चीजें रट ली हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी कि उस जो रटी हुई चीजें हैं उसको किस तरीके से वो समझ रहा है। फिर आता है एनालाइज, वो किस तरीके से बच्चा उसको एनालाइज, उसका विश्लेषण कर पा रहा है। फिर आता है इवैल्यूएट, यानी कि वो किस तरीके से उस पढ़ी हुई चीज पे जजमेंट कर पा रहा है कि अगर ये थ्योरी है तो यही होगा, उसका आउटकम किस तरीके से निकाल पा रहा है। फिर क्रिएट कर पा रहा है। तो हमें एक असेसमेंट बनाने के लिए हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये सारी चीजों को कवर करना है। और मुख्यतः लास्ट की 3 चीजें जिसको हम कहेंगे एनालिसिस, इवैल्यूएट और क्रिएट, इन 3 चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगेन मैं यही कहूंगी कि एनईपी में क्रिएशन की बात की गई है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ना कि रट्टू तोता बनाना है। तो हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें चेक करनी है, नॉलेज भी चेक करनी है, मगर उसका परसेंटेज कम होगा। बाकी सारी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपने असेसमेंट में, अपने मूल्यांकन में, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें, ये हम पक्का कर सकें कि हम बच्चे को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। और जिस तरीके से देश एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम बच्चों को बनाएं, एक टीचर से जो उम्मीद रखी जा रही है, हम देश को वैसा ही स्टूडेंट दें। अब इतना चीजें तो हमें डिस्कस कर ली कि वातावरण किस किस तरीके के होने चाहिए, बट एक सकारात्मक वातावरण जरूरी क्यों है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि सकारात्मक वातावरण जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट बूस्ट करता है। अगेन जितनी बार मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करूंगी उतनी बार हम कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल और सोशल और ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कि सर्वांगीण विकास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, यानी कि जो बॉन्ड है टीचर और बच्चे का, फैमिली का, कम्युनिटी का, ये सारा जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रांग होगा, विश्वास और संबंध का निर्माण होगा। एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी, यानी कि इंक्लूसिव स्पेस है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, हमें उसको अपने स्कूल में उसका सम्मान करते हुए उसको अपने क्लास में अपनाना है, यानी कि हमें विविधता का सम्मान करना है। बच्चे को आउट नहीं फील करना है कि नहीं मैं तो इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा हमें उसको बिल्कुल भी फील नहीं कराना है। और बच्चा कनेक्ट कर पाएगा नेचर से, प्रकृति से जुड़ाव हो पाएगा। अगर स्कूल में नेचर से रिलेटेड ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे पेड़ पौधे, इवन हम बच्चों के लिए छोटी सी नर्सरी भी बना सकते हैं जिसमें हम हर्बल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, बच्चों को उन सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके का वातावरण प्रोवाइड करने से बच्चों का प्रकृति के तरफ भी जुड़ाव होगा। जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चों को नहीं पता कि किस मौसम में क्या उगता है क्या नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये हमें पढ़ाना नहीं है। अगर बच्चे वो चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो बच्चों को ऑलरेडी उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाएंगी। वो हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, वो हमें बच्चों को रटाना नहीं पड़ेगा। अब इसमें शिक्षक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पर हम उसका रोल डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो हमें एक आकर्षक भौतिक वातावरण बनाना है, क्लास को बोरिंग नहीं करना है, बच्चों का पढ़ने का मन करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो, बच्चों के ज़रूरत अनुसार हम एक्टिविटी को बदल दें, उनकी ज़रूरत अनुसार हम क्लासरूम का सेटअप चेंज कर दें। और हम इंक्लूसिविटी की बार बार बात कर रहे हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का समान अवसर होना चाहिए, इसलिए हम बार बार इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। दूसरा आता है नेचर एंड माइंड, यानी कि हम उनको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करें, यानी कि उनके जितने भी एफर्ट्स हैं छोटे बड़े उसको हम प्रेज करें। ये नहीं कि अरे ये तो कोई भी कर लेगा, छोड़ो हटो, नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि उसने अपनी लेवल से उस चीज़ पे मेहनत की है, मेहनत करने के बाद वो आपके पास आया है, तो आप अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो आज आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कल को वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी करेगा। तीसरा है बिल्ड कम्युनिटी, यानी कि हम समुदाय और सहयोग की भावना विकसित करें। कि अगर मान लीजिए इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स अगर आपकी क्लास में है, कि जिन बच्चों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको किसी न किसी तरीके की कोई शारीरिक या मानसिक कमी है जिसकी वजह से उनको हम चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं तो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर सहानुभूति और
केयर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, कोलैबोरेशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। क्योंकि जब आप बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं ऐसे वातावरण में रहने के लिए, तो वो बच्चा भी उस चीज़ को आपसे सीखता है। एक बच्चे के लिए एक टीचर आइडियल है, तो हमें एक ऐसा आइडियल बनना है जिसको बच्चा खुशी खुशी कॉपी करे और उस बच्चे को देखने के बाद आप कहें कि हाँ, एक ऐसा ही इंसान आप उसको बनाना चाह रहे थे। टीच जॉयफुली, प्रतिदिन आनंदपूर्ण शिक्षक अपनाएं। और मैं इसके लिए हर एक टीचर को की सराहना करना चाहती हूँ कि घर में चाहे जो भी समस्या हो, टीचर की चाहे जितनी तबीयत खराब हो, अगर वो स्कूल आया है तो हमेशा एक टीचर ने अपने बच्चों के साथ सबसे अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की है, सबसे अच्छा पाठ पढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। नो मैटर व्हाट टीचर के साथ क्या बीत रही है, टीचर क्या फील कर, बट टीचर जब क्लासरूम के अंदर होता है तो वो बच्चों के लिए होता है। और इसमें मेरे ख्याल से हर एक शिक्षक निपुण है, अपने उन चीज़ों से ओवरकम करके क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हुए बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। तो इसी सराहना के साथ आज मैं अपना वीडियो एंड करना चाहती हूँ। ये मैंने एक समरी निकाल करके पार्ट 3 का आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 3 समझ में आया होगा। और तो आगे के पार्ट के लिए भी आप प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मैं आगे के पार्ट को भी अपने YouTube चैनल पे डालूँ और आप उसको देखें और उससे कुछ सीखें, और आपके ब्रिज कोर्स के प्रिपरेशन में मैं कुछ भी सहयोग प्रदान कर सकूं। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर उसमें कोई भी सुधार की संभावना है तो दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। Thank you, dear educators, and have a good day.